Hey everyone, I'm back with the new chapter this time, and the chapter is chapter number 15, our environment. Okay, तो चैप्टर छोटा सा है, प्यारा सा है, क्यूट सा है और बहुत आसान सा भी है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है. ट्रिकी कैसे आएगा वो मैं पढ़ाते हुए समझा दूंगी कि कहाँ पे ट्रिक छिपा है और कहाँ दिक्कत आ सकती है आपको. अदरवाइज अगर एक बार ये चीज़ें थोड़ी समझ जाते हो तो चैप्टर इज़ क्वाइट लाइक स्टूडेंट फ्रेंडली चैप्टर है. बच्चे तो ऐसे चैप्टर चाहते हैं कि पढ़े, बिकॉज ऐसे चैप्टर से क्या होता है उनको ज़्यादा लोड नहीं पड़ता ना, आसानी से समझ आ जाता है. तो थोड़ा सा ऐसा चैप्टर जहाँ पे आप अपना दिमाग लगा के भी कुछ कर सकते हो. बाकी ट्रिकी है, इतना भी मतलब लाइट नहीं लेना है. वो तो इजी इसलिए है कि वो हम बता देते हैं आप लोगों को तरीके से, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं. आई टेक दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ कोर्स. बट देन ज़्यादा ना बोलते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट के बारे में, कि एक जो एनवायरनमेंट होता है वो सस्टेन्ड कैसे होता है, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के क्या रीजंस होते हैं, कैसे वो सक्सेसफुली सस्टेन्ड रहता है. ठीक है, और कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो थोड़ा बहुत ये चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर में. ओके, एंड विल स्टार्ट द चैप्टर विद द टर्म इकोसिस्टम. Ecosystem, this word was coined by Tansley. मतलब ये वर्ड दिया था टैंसले ने. ओके, एंड इसकी जो डेफिनेशन है वो है इट इज द इंटरेक्शन between the living organisms या फिर इसको between की जगह among the living organisms and between the living organisms and their environment. ठीक है, तो इकोसिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं कि आपस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ देयर एनवायरनमेंट. ठीक है, जो सराउंडिंग्स होती हैं. तो कुल मिला के ये चैप्टर हमें सिखाता है कि एक एनवायरनमेंट में रहने के लिए किस तरह के इंटरेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है और कैसे वो करते हैं. द थिंग इज़ दैट कि देखो एक एनवायरनमेंट में रहना, अकेले रहना इज़ नॉट पॉसिबल. ऑल अलोन तो कैसे कोई रह सकता है. ऑर्गेनिजम्स हैव टू इंटरेक्ट विथ ईदर अमंग देमसेल्व्स और विद देयर सराउंडिंग. ओके, तो इनको आपस में भी इंटरेक्ट करते रहना पड़ता है और सराउंडिंग से भी करते रहना पड़ता है. अकेले तो कोई भी नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ चाहिए ही. अकेले मतलब सेल्फ सस्टेन्ड तो बिल्कुल ही नहीं कोई इंडिविजुअल हो सकता है. राइट, अगर आज प्लांट सोचे कि प्लांट को किसकी ज़रूरत पड़ती है, वो तो मतलब फूड वगैरह खुद बना लेता है, तो एक बार के लिए उसके प्लांट के भी दिमाग में घमंड आ जाए कि नहीं मेरे को तो कोई नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है. प्लांट ऑल्सो नीड सनलाइट, वाटर, ये चीज़ें चाहिए. ये हो गए नॉन लिविंग. और प्लांट को एनिमल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं. उनकी पॉलिनेशन कौन करवाएगा, उनका सीड डिस्पर्सल कौन करवाएगा, तभी तो ये फ्लरिश होते हैं. और पॉलिनेशन के बिना तो इनकी सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा. बिना पॉलिनेशन की ये फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे. तो इस तरीके से बच्चों, नो वन इज सेल्फ सफिशिएंट, नो वन इज सेल्फ क्या बोले, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. ठीक है, सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे डिपेंड होना पड़ता है. तो हम इस चैप्टर में वही डिपेंडेंसी के बारे में समझेंगे. ठीक है, सो वी टॉक अबाउट, यहां पर हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम. कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में देखो दो कंपोनेंट्स आते हैं.
फर्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड सेकंड है एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं इनमें आ जाएंगे, इनको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ। बायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है। प्लांट्स विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो यहाँ आ जाते हैं, जितनी भी प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो यहाँ पर इनको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स आप जानते हो ना, जो अपना खाना खुद बनाए। तो यहाँ पर आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे? ऑल ग्रीन प्लांट्स, they absorb sunlight, water and CO2 to prepare their food, है ना। तो सनलाइट, वाटर, CO2 इनकी मदद से, क्लोरोफिल एंड ऑल, इनकी मदद से दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब वैसे तो देखें तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो सनलाइट हो गया, बट दे सर्व एज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी for all living organisms, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी सर्व करते हैं। तो दिस इज मेनली द प्रोड्यूसर। तो आपको ध्यान रखना है कि इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोड्यूसर्स। उसके बाद आते हैं नंबर 2, कंज्यूमर्स, ठीक है। दे आर द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स ऑल हीटरोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑल हीटरोट्रॉफ्स जो है वो कंज्यूमर है। क्यों? बिकॉज दीज हीटरोट्रॉफ्स दे आर डिपेंडेंट ऑन दी प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो ऑल हीटरोट्रॉफ्स जो हैं वो कंज्यूमर्स हो जाएंगे। इसमें फिर 3 कैटेगरी आ जाएंगे। हर्बीवोर्स, ये कहलाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है। देन कार्निवोर्स, ये कहलाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर, एक और लेवल अगर आता है। देखो, हर प्राइमरी कंज्यूमर इसलिए बिकॉज फूड चेन अगर आपने पढ़ाई होगा पहले भी, तो प्लांट्स को इमीडिएटली कौन खाता है? हर्बीवोर्स खाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर प्राइमरी कंज्यूमर में, मतलब पहला लेवल आ गया। एंड कार्निवोर्स जो है वो सेकेंडरी, यानी कंज्यूमर का दूसरा लेवल आ गया ना, ठीक है। और कंज्यूमर में ही अगर तीसरा लेवल आता है तो टर्शरी आ जाएगा। तो वो लेवल्स हम पढ़ लेंगे आगे। उसके अलावा कंज्यूमर्स में आपको कंज्यूमर्स में ये हो गए। देन जो थर्ड लेवल आता है वो है इकोसिस्टम में, मतलब आपको इकोसिस्टम में और कौन मिलेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में? डीकम्पोजर्स, ठीक है। डीकम्पोजर्स में बैक्टीरिया एंड फंगी, ये है। ये क्या करते हैं?
decompose the dead and decay matter. Okay, decompose the dead and decay matter. और डिकम्पोज का क्या मतलब है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म्स. ठीक है, तो इसको या तो लिख सकते हो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म्स. तो बैक्टीरिया और फंगी ये काम करते हैं. जो भी नेचर में कई ऑर्गेनिजम्स डाई आउट होते हैं, कई ऑर्गेनिजम्स की मतलब डेथ हो जाती है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को फिर नेचर से क्लेंजर, मतलब दे आर द नेचुरल क्लेंजर्स, क्योंकि क्लीनिंग इनका काम है. और इनके अलावा अच्छा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेड एंड डीके मैटर या ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो भी है, ये ध्यान रखना ये आउटसाइड दी बॉडी करते हैं. ये बहुत मेन पॉइंट है. वो इसलिए बच्चों क्योंकि देखो बैक्टीरिया फंजाई क्या करते हैं, ये लोग ना अपने जो भी एंजाइम डेड एंड डीके मैटर पड़ा है उसको अगर डाइजेस्ट करना है तो ये अपनी बॉडी के एंजाइम्स बाहर रिलीज करते हैं. फिर वो बाहर रिलीज करा हुआ एंजाइम डेड डीके चीज़ को ब्रेक डाउन करता है, डिकम्पोज करता है, और फिर डिकम्पोज्ड मैटर जो है वो ये अब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है, तो ये अब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इसीलिए इनको जो है वो कहा जाता है सैप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं हम. मतलब दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉफ्स, क्योंकि एंजाइम्स को बाहर रिलीज करके और फिर डेड एंड डीके मैटर को ब्रेक करते हैं. और एनवायरमेंट में आपको एक और ग्रुप मिलेंगे, स्कैवेंजर्स. ये क्या करते हैं? दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वल्चर्स. तो इनमें क्या होता है, मतलब स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स में डिफरेंस क्या है? तो देखो डिकम्पोजर्स तो बैक्टीरिया और फंगी है, जिनमें बैक्टीरिया और फंगी जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये बॉडी के बाहर एंजाइम रिलीज करके और फिर उसको ब्रेक डाउन करके अब्जॉर्ब कर रहे हैं. वेयर एज जो स्कैवेंजर्स होते हैं, स्कैवेंजर्स लिख दिया मैंने, तो जो स्कैवेंजर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये they only they eat those dead matter. ये जो डेड ऑर्गेनिज्म जैसे वल्चर्स नहीं होते, डेड बॉडीज वगैरह पड़ी रहती है, तो ये उनको खाते हैं. तो बेसिकली इनका ब्रेक डाउन जो है वो बॉडी के अंदर हो रहा है, वेयर एज इनमें ब्रेक डाउन बॉडी के बाहर हो रहा है. तो ये मेन डिफरेंस है. तभी मैंने यहाँ लिखा भी है कि इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, बट दोनों के दोनों जो हैं वो आपको ये मैं बता दूं कि दोनों के दोनों जो हैं वो नेचुरल क्लेंजर्स हैं. कुछ भी हो, ये डेड मैटर को खा के क्लीन कर रहा है, वो डिकम्पोजर्स उसको करके कर रहे हैं. तो दैट डजेंट मैटर, इट्स जस्ट दैट दे क्लीन द एनवायरमेंट. तो ये एक एनवायरमेंट में आपको ये सारे ऑर्गेनिजम्स या बायोटिक कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो आपको ये मिल जाएंगे. एंड एज फार एज एबायोटिक कॉम्पोनेंट आर फाउंड, एबायोटिक कॉम्पोनेंट में आ जाएंगे, ये तो हमने एबायोटिक में यही लिख देती हूँ. एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो एक तो है इनऑर्गेनिक मैटर. इनऑर्गेनिक मैटर में वही CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब हो गया है ना. ऑर्गेनिक इसमें आ जाएंगे डेड डीके
डेड डिकेड मैटर, ये ऑर्गेनिक वाला हो गया। और तीसरा हो जाएगा लाइट टेम्परेचर वाटर एक्सेट्रा। तो लाइट टेम्परेचर वाटर जो है ये क्लाइमेटिक फैक्टर में आ जाएगा, ठीक है। ये फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट बोल सकते हो, है ना। ये जैसे इनऑर्गेनिक हो गया, ये ऑर्गेनिक हो गया, तो ये आप बोल सकते हो फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये है, ये कुछ हैं आपके एबायोटिक। सो दीज आर योर एबायोटिक फैक्टर्स, ओके। और ये ध्यान रखना आप। तो बायोटिक में तो सारे लिविंग कंपोनेंट आ गए, ऑटोट्रॉफ, हीट्रोट्रॉफ। हीट्रोट्रॉफ के भी हमने लेवल्स देख लिए, जो कि आगे बताया था मैंने। हीट्रोट्रॉफ्स में भी हमने देखा कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, उसमें भी लेवल जो है वो अभी हम और पढ़ लेंगे। एबायोटिक में बहुत ज़्यादा है नहीं, जितने भी नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट है, जो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट है अपने, वो सारे एबायोटिक में आ जाएंगे, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, या फिजिकल फैक्टर्स हो, या क्लाइमेटिक भी बोल सकते हो। तो ये एबायोटिक है। तो एक इकोसिस्टम में यही सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, और कैसे वो आपस में इंटर रिलेट करके रहते हैं, मिल के रहते हैं, यही बताता है इकोसिस्टम, ठीक है। सो ये आपको बायोटिक कंपोनेंट्स क्लियर हो ही गए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, डायग्राम से समझ में आया बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन, ठीक है। फूड चेन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन where the energy transfer occurs as well। देखो, फूड चेन हम जानते हैं, ये वो प्रोसेस है जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, और इस दौरान एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र भी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, आप जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हो, ट्रीज जो है, जो भी मतलब हर ऑटोट्रॉफ्स है, उसको डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया। दिस इज द सिंपलेस्ट फूड चेन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हर फूड चेन को आप ध्यान से समझना, बचपन से सिर्फ हम फूड चेन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हर फूड चेन को डिपिक्ट करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग, मतलब एक प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक प्रीडेटर फूड चेन है। यहाँ पे ये वाला जहाँ देख रहे हो, ये प्रीडेटर्स एक दूसरे को फीड कर रहे हैं, यहाँ पर भी प्रीडेटर्स फीड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रीडेटर फूड चेन है। मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ फूड चेन। टाइप्स ऑफ फूड चेन, देख रहे हो आप, चेन बन रहा है पूरा, एक खा रहा है दूसरे को, दूसरा उसी को, फिर जिसने इसको खाया, इसको फिर इसने खाया, तो ये प्रीडेटर फूड चेन है। सो वन इज प्रीडेटर फूड चेन, नाम से पता लग रहा है। दूसरा है डेट्रिटस फूड चेन। ये है, इट बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है उससे डिफरेंस होता है। तो इट स्टार्ट्स विथ डीकम्पोजर्स, क्योंकि डेड डीके मैटर पे डीकम्पोजर्स जो फीड करते हैं, तो फूड चेन वो जो चलता है वो डेट्रिटस फूड चेन हो गया, ठीक है। और प्रीडेटर फूड चेन तो हम जनरली समझ ही गए, जब एक प्रीडेटर दूसरे को खाता है, ठीक है। एंड थर्ड टाइप ऑफ फूड चेन
is parasitic food chain. So it starts with autotrophs but ends with पैरासाइट्स। तो एक फूड चेन बेटा शुरू किससे होता है और ख़त्म कहाँ होता है, उस हिसाब से ये फूड चेन के टाइप्स हैं। प्रेडेटर फूड चेन, ये जो दिखा रखा है प्रेडेटर फूड चेन है। प्रेडेटर यानी कि क्या बोलते हैं, शिकार करके जो खाते हैं। तो जैसे ये देखो, ये सब एक दूसरे का शिकार ही तो कर रहे हैं, है ना। डेट्रेटस में बस ये है कि शुरुआत डेड डीके मैटर से होता है, उनको डिकम्पोज करके खाने का जो होता है वो डेट्रेटस फूड चेन होता है। एंड पैरासिटिक फूड चेन में ऑटोट्रॉफ, जैसे कि ह्यूमंस में पैरासाइट है। फॉर एग्जांपल कोई भी पैरासाइट उठा लो, टीनिया सोलियम, सीधा सा नाम क्या है उसका भाई, फ्लैट वॉर्म जो होता है, टेप वॉर्म जो बोलते हैं, अब वो पैरासाइट है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, हम जैसे हम हैं, तो हमने ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफ्स को खाया, लेकिन हमारे बाद वो खाना कहाँ जा रहा है, पैरासाइट्स के पास में, तो वहीं जाके ख़त्म हो रहा है, फिर उसके आगे वो नहीं जा पा रहा ना। तो दैट इज़ पैरासिटिक फूड चेन। प्लांट्स, ह्यूमंस, पैरासाइट, ख़त्म, आगे नहीं जाएगा, ऐसा। तो ये अलग अलग तरह के ये फूड चेन है। यहाँ डेपिक भी बहुत अच्छे से हो रखा है। जैसे ये फ्लावर है या जो भी प्लांट है ऑटोट्रॉफ है, उनको फ्लाइज या इंसेक्ट्स ने खाया, इसकी जगह जैसे आप इंसेक्ट्स भी लिख सकते हो, है ना। इंसेक्ट्स ने खाया, इंसेक्ट्स को सीधा फ्रॉग एज अ प्रेडेटर ये खाएगा, फिर फ्रॉग्स को स्नेक्स खाते हैं, स्नेक्स को फिर ईगल खाते हैं। तो ये एक 5 स्टेप फूड चेन है। यहाँ पर भी देखो फ्लावर्स वगैरह है, इनमें फ्लावर है यहाँ पे, मतलब ऑटोट्रॉफ प्लांट बोल सकते हो आप, है ना। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स भी आते हैं, जैसे छोटा सा एक्वेटिक फूड चेन जो है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ, ये वाले को। इसमें हम ये कर सकते हैं कि देयर आर फाइटोप्लैंक्टन्स, इनको खाते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स। ज़ूप्लैंक्टन्स को खाते, अरे यार उल्टा जाना चाहिए ना, फूड चेन शुड गो अप। तो इट स्टार्ट्स विथ फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि प्लांट के अंदर, सॉरी एक्वेटिक लाइफ पॉन्ड्स वगैरह के अंदर माइक्रोस्कोपिक जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। उनको खाते हैं ज़ूप्लैंक्टन्स, छोटे छोटे बिल्कुल प्लैंक्टोनिक। उनको खाते हैं वेरी स्मॉल फिशेस। फिर उनको खाते हैं लार्ज फिशेस। फिर लार्ज फिशेस को बिग बर्ड्स जो खाते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्वेटिक फूड चेन है, ओके। तो दिस इज एन एक्वेटिक फूड चेन। तो एक किसी भी फूड चेन में बच्चों आपको, आप देखो बार बार मैं ये एरो 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 बना के ऊपर लेके जा रही हूँ, ओके। वो तो 5 स्टेप फूड चेन है, सेकेंड वाला। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि किसी भी फूड चेन को ना रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये जो एरो 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 लग रहा है ना, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें। दिस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स इन फूड चेन, यानी कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो आ गए, जैसे कि ये अब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, अब 5 अगर होगा, जैसे कि यहाँ प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर्स यहाँ पे आ गए। जैसे कि टेरेस्ट्रियल फूड चेन में ले रही हूँ, टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड वाला। तो प्रोड्यूसर्स हो गए यहाँ पर प्लांट्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन हो गए, दे आर द इंसेक्ट्स, जो प्लांट्स, ग्रास हॉपर्स या जो भी इंसेक्ट्स खा लेते हैं, है ना। इंसेक्ट्स हो गया या ग्रास हॉपर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। फिर इनको खाया सेकेंडरी कंज्यूमर ने, यानी कि आप वहाँ से उठाओ फ्रॉग वाला, तो दिस इज ईटन बाय अ फ्रॉग। फिर फ्रॉग को कौन खाया, फ्रॉग को खाया स्नेक। तो आपका
टर्शरी कंज्यूमर स्नेक हो गया। अब एक और है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक और लाइन खींच के यहां पर टॉप कार्निवोर लिख देंगे, ठीक है। और टॉप कार्निवोर में कौन आ जाएगा, फाइनल वाला, स्नेक या फिर ईगल, एनी बर्ड विच ईट्स द स्नेक, ठीक है। या पीकॉक, पीकॉक लिख देते हैं, दे आर एंटी स्नेक, ठीक है। सो पीकॉक, तो वो टॉप कार्निवोर में आ जाएगा। तो ऐसे करके हम किसी भी फूड चेन को ट्रॉफिक लेवल्स में बच्चों दिखा सकते हैं। अब ये ट्रॉफिक लेवल्स मैंने यहाँ 5 ट्रॉफिक लेवल का लेयर दिखाया है, ये 3 भी हो सकता है। अब जैसे कि जो 3 स्टेप फूड चेन था, प्रोड्यूसर्स वो प्लांट्स हो गए, उसको डियर ने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर लायन हो गए। तो प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा ये कौन होते हैं, दे आर दी हर्बीवोर्स, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोर्स होते हैं बिकॉज दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स। और प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, दे आर द प्लांट्स। तो हर्बीवोर्स फीड ऑन प्लांट्स, फिर इनको खाने वाला, अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर है बट फर्स्ट कार्निवोर हुआ है ना, क्योंकि कार्निवोर यहां से चालू होगा, तो दिस इज द फर्स्ट कार्निवोर। और फर्स्ट कार्निवोर से टर्शरी वाला जो है वो सेकेंड कार्निवोर हो गया, और फिर टॉप कार्निवोर। तो ये 5 स्टेप जो है ये फूड चेन है। 5 स्टेप फूड चेन से अब ज़्यादा का फूड चेन नहीं बन पाता है, इससे ज़्यादा स्टेप के फूड चेन जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। जनरली 4 ट्रॉफिक लेवल्स ही अवेलेबल होते हैं, 5 ट्रॉफिक लेवल मैंने मतलब मैक्सिमम बताया आपको। कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स में 5 फूड चेन होते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों इकोसिस्टम, जैसे मैंने कहा कि ये फूड चेन है। यहाँ पे हमने मतलब कुल मिला के मैं आपको सम अप कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हम ये समझ रहे हैं कि एक इकोसिस्टम में रहने के लिए हर ऑर्गेनिज्म, देख रहे हैं एक के ऊपर एक ऐसे आपस में दे आर इंटर रिलेटेड, आपस में एक दूसरे से मतलब बिना रिलेट करे, बिना डिपेंड हुए काम नहीं हो सकता है ना। तो दे आर ऑलवेज रिलेटेड या डिपेंडेंट, ठीक है। तो देखो इकोसिस्टम जो है ना वो यही होता है, उसमें यही सब चीज़ें होती हैं। तो एक इकोसिस्टम को आप इकोसिस्टम कब बुला सकते हो, क्योंकि देयर आर इकोसिस्टम जो होंगे ना बच्चों, मैं यहाँ कलर चेंज करके लिख देती हूँ थोड़ा सा। तो फाइनली मैं सम अप कर रही हूँ कि ये जो इकोसिस्टम होता है इसको आप इकोसिस्टम कब बोल सकते हो। देखो या तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। इसमें जैसे कि लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, तो ये इकोसिस्टम क्यों कहलाते हैं। टेरेस्ट्रियल में कोई भी इकोसिस्टम ले लो, ग्रासलैंड ले लो, फॉरेस्ट्स ले लो, ये सब एक इकोसिस्टम है। तो वाई आर दे कॉल्ड एज इकोसिस्टम। लेक को क्यों इकोसिस्टम बोला, पॉन्ड को क्यों इकोसिस्टम बोला, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ये सब इकोसिस्टम्स क्यों है, क्योंकि ये इकोसिस्टम्स जो हैं दे एक्चुअली सेल्फ डिपेंडेंट है। मतलब अपना कोई भी काम, जैसे लेक को अपना कोई भी काम करने के लिए बाहर किसी की हेल्प नहीं चाहिए, एक इकोसिस्टम को पूरा करता है ये, ठीक है। एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर होना चाहिए, उस प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होने वाले कंज्यूमर्स होने चाहिए, और फिर जब ये ऑर्गेनिजम्स डाई आउट हो जाएं तो फिर उनको डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोजर्स होने चाहिए। तो होता क्या है कि एनर्जी फ्लो पूरा टाइम यही चलता रहता है, यानी कि सबसे पहले प्रोड्यूसर से एनर्जी निकली है ना, प्रोड्यूसर से ये कहाँ गया, फ्लो चार्ट की आदत है, आई ऑलवेज गो। सबसे पहले देखो प्रोड्यूसर से ये एनर्जी कंज्यूमर्स में गया, ठीक है। और कंज्यूमर्स व्हेन दे डाई, ये दोनों ही, जब ये दोनों ही डाई हो जाते हैं, द मटीरियल्स आर साइकल्ड
back to nature by decomposers। यानी कि प्रोड्यूसर ने नेचर से चीज़ें ली थी, वहाँ से इसने खाना बनाया, वो एनर्जी इसने कंज्यूमर को दिया, दोनों का दोनों जब डेड हो गए तो वही चीज़ें जो इसने नेचर से लिया था डीकम्पोजर्स, उसको डीकम्पोज करके वापस एनवायरनमेंट को लौटा देते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लो है। तो किसी भी इकोसिस्टम में शुरू से अंत तक ये जो प्रोसेसेस है, ये अगर कंप्लीट होता है तब हम उसको एक इकोसिस्टम मानते हैं, ये याद रखना। जैसे लेक है, अब लेक में प्रोड्यूसर कौन, तो जो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो हैं, या फिर एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनको फीड करने वाले जो भी एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करने वाले जू प्लैंक्टन है, उनको खाने वाले स्मॉल फिशेस हो गए, स्मॉल फिशेस को खाने वाले लार्ज फिशेस हो गए, और लार्ज फिशेस को खाने वाले ईगल, बर्ड्स वगैरह, जो भी बर्ड्स, क्रेन वगैरह जो खाते हैं। अच्छा, अब ये जो भी प्लांट है या फिशेस वगैरह जब लेक्स पॉन्ड्स में जब डाई आउट हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया, फंगी, जो भी डिकम्पोजर्स है वो वहीं होते हैं, और उनको डिकम्पोज करके वो जो भी मैटर से बने हैं उस चीज़ को, नेचर को या लेक को वापस लौटा देते हैं। तो इसीलिए पूरा प्रोसेस राइट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टिल इट पासेस ऑन थ्रू लाइक दिस, एंड फिर डाई आउट होने के बाद ब्रेक डाउन करके नेचर को वापस मटीरियल लौटाना, ये पूरा प्रोसेस सिंस एक जगह जहाँ हो रहा है हम उसी को बोलेंगे एक कंप्लीट इकोसिस्टम। और लेक में भी ये पूरा ऐसे होता है, पॉन्ड्स में भी होता है, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, इन सब जगहों पे ये एक कंप्लीट सिस्टम फॉलो होता है, इसीलिए हम इनको एक इकोसिस्टम बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को और कंटिन्यू करते हुए फूड वेब वगैरह और बाकी के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड इट्स अ गुड बाय।